देखो बच्चे, इनकम टैक्स में ना, इनकम टैक्स क्यों लगता है, उसका किसी को चार्जिंग सेक्शन पता है? ऐसा मैंने कभी ऐसे आपको स्पेसिफिक लिखवाया नहीं, बट उसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 क्या कहते हैं मालूम है इनकम टैक्स का? आप जस्ट इधर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स अभी बनाएंगे नहीं बनाएंगे अभी पता नहीं है मुझे। हाँ, अच्छा। तो सेक्शन 4 ना बच्चे, पता है क्या कहता है? सेक्शन 4 इनकम टैक्स का है ये। ठीक है, ठीक है, सेक्शन 4 किसका है बच्चे? इनकम टैक्स एक्ट का, जो कहता है इफ अ पर्सन अर्न्स इनकम इट इज लायबल फॉर टैक्स। अगर एक इंसान कमाता है, क्या कमाता है? इनकम, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दिस इज द चार्जिंग सेक्शन, भारत सरकार ने बोल रखा है इनकम कमाएगा तो टैक्स लगेगा। ये तो इस सेक्शन के बाद आता है कि भाई सैलरी कमाएगा तो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 22, 28 पीजीबीपी, है ना, 45 किसका चार्जिंग सेक्शन था? कैपिटल गेन्स का। और अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 56। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स ने तो बता दिया चार्जिंग सेक्शन के। ठीक है, जीएसटी का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन जीएसटी का है सेक्शन 9। और जीएसटी इसलिए लगता है, अब आपको सप्लाई का भी मतलब पता है। ठीक है, जीएसटी इसलिए लगता है, ये लिखा हुआ है, अभी आपको मैं आ जाऊंगा इस पे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहते हैं कि जीएसटी क्यों लगूंगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी इज लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एंड इट इज इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, वो भी अपडेट कर दूंगा मैं यहाँ पे। कहने का मतलब है, अगर आप सप्लाई करते हैं, अभी हमने लास्ट उसमें सेक्शन 7 देखा था, उसमें सप्लाई का मतलब सीखा था। और क्योंकि आपने सप्लाई करी तो जीएसटी लगेगा। ये सेक्शन कौन सा बताता है? सेक्शन 9 कहता है भाई अगर तूने सप्लाई कर दी तो जीएसटी लगेगा। समझ रहे हो? तो हमने आज पूरा दिन कौन सा सेक्शन पढ़ना है बच्चे? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सर ये तो आपको काफी चीजें पता है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाले वो जो जीएसटी है वो है। तो आईजीएसटी का अलग एक्ट है, आपको ये बात भी पता है, वो कौन से सेक्शन में बताता है बच्चे? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। बताइए, क्लियर है? आइए अब हमें स्टार्टिंग सेक्शन को पहले एक बेसिक लेवल पे समझते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा आपका एक 9 सबसेक्शन 1, देन आएगा 9 सबसेक्शन 2, देन 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4 एंड 9 सबसेक्शन 5। ये सारी की सारी मैं आपके साथ जब बातें करूंगा, 2 क्लास में टोटल में बातें होंगी, तो आपका पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। एक चीज बता देता हूँ, ये जो चार्ज अंडर जीएसटी है, इसके अंदर ही आपको एक टॉपिक और मिलेगा सीए वाले बच्चों को, जो हम कर चुके हैं, दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ, लेकिन आपका एक ही चैप्टर के अंदर नहीं है बस वो। ठीक है ना, वो चीज है, आप लोग का अलग अलग है। ठीक है बच्चे, ऐसी जनरली बता रहा था आपको। तो हमने कौन सा सेक्शन करना है बच्चे? सेक्शन 9। और आइए सबसे पहले पढ़ते हैं 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेक्शन 9 है, ये कौन से एक्ट का बोल रहा है? आई मीन सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटी, ये सेम है, तीनों में सेक्शन 9 ही है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है वही पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का। और तो अलग एक्ट बस कौन सा होता है? आईजीएसटी। हालांकि लैंग्वेज तो उसमें वही होती है, पर आईजीएसटी में तो रेट डबल हो जाता है ना। समझ रहे हो? तो हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 9। और वो ये कहता है सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी इज लेवीड, कि सरकार, भारत सरकार लगाएगी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। आप मुझे बताइए यहां पर इंटर स्टेट लिखूं या रहने दूं सेक्शन 9 के अंदर? नहीं लिखूं, क्योंकि एग्जैक्टली वो आईजीएसटी एक्ट बोलेगा ना कि मैं आईजीएसटी लगाऊंगा ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। मैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट पढ़ रहा हूं तो वो तो सिर्फ अपनी बात करेगा ना। समझ रहे हो? तो बेसिकली ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, किस चीज की सप्लाई हो रही है बच्चे? और चार्जिंग सेक्शन पहले ही बोल देता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
ये बात हमने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में कर लिया था कि किन किन चीजें जीएसटी से बाहर है। तो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिख दिया गया था कि इसके ऊपर नहीं है। बताइए क्लियर है बच्चे? अच्छा, किस चीज पे लगेगा? ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और आपने वैल्यू कौन से सेक्शन में पढ़ा? सेक्शन 15। एट द रेट्स प्रिस्क्राइब। अरे सर रेट कौन से होंगे आज हम करेंगे, आइटम बाय आइटम नहीं, अलग अलग 6 रेट है गुड्स पे, 6 रेट है सर्विसेज पे, रेट के परसेंटेज देखेंगे बस। पेपर में ये नहीं आएगा बताओ इस पे क्या रेट है, समझ रहे हो? तो बेसिकली एट द रेट प्रिस्क्राइब। और यहां पे क्या लिखा है बच्चे? एड वलरम बेसिस। एड वलरम बेसिस बताओगे क्या होता था? नहीं, एड वलरम होता था परसेंटेज बेसिस। जैसे आप देखते हो जीएसटी 2.5%, 5%, 8%, तो परसेंटेज बेसिस को क्या बोला जाता है बच्चे? एड वलरम बेसिस। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 इतनी ही बात बोलता है कि ये क्या क्या चीजें होती है। पहले बताइए क्लियर है? 9 सब सेक्शन 2 पर आते हैं। सॉरी, 9 सब सेक्शन 2 कहता है सीजीएसटी और एसजीएसटी विल बी लेविड with effect from such date as may be notified by central government in consultation with the GST council। बार बार लैंग्वेज आती है ना ये, ठीक है? किन चीजों पे याद करिए? ये 5 प्रोडक्ट्स। इन 5 प्रोडक्ट पे 9 सबसेक्शन 2 कहते हैं देख भाई आज के टाइम पे तो सेल्स टैक्स है, पर जब भी हम बोलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। कौन कौन से प्रोडक्ट थे बच्चे ये? एचएसडी क्या था? हाई स्पीड डीजल, ठीक है। देन मोटर स्पिरिट, पेट्रोल ही होता है। देन नेचुरल गैस एंड एटीएफ क्या था? एविएशन टरबाइन फ्यूल। कहने का मतलब है 9 सबसेक्शन 2 कहता है कि इन प्रोडक्ट पे जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि जीएसटी लगना है तो लगना चालू हो जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा। एज ऑफ नाउ उस पे क्या लग रहा है? पेट्रोल डलवाते हो तो सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स लग। एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या होता है? ये प्लेन्स के अंदर डलता है, एरोप्लेन के लिए, समझ? उसका पेट्रोल ऐसा नहीं होता जो गाड़ी वाला है वही डाल दिया और उड़ना शुरू हो गया। उसकी अलग लॉजिक्स होते हैं। मुझे बताइए 9 सबसेक्शन 2 क्लियर है? ज्यादा? हाँ जी। हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, एटीएफ इज एविएशन टरबाइन। कर कई बार एग्जाम में 2-2 नंबर के ऐसे भी आ जाते कि चार्जिंग सेक्शन के अंदर कौन सी चीजें ऐसी है जिसपे जीएसटी लगेगा, 2 नंबर का। तो आपको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट्स पर लगेगा। हाँ जी बच्चे, हाँ जी सजल जी। सर ये कब स्टार्ट करा है? अभी स्टार्ट हुआ बस। बताइए क्लियर है? ओके। 9 सबसेक्शन 1 कहता था कि ये सारी बातें कोई दिक्कत नहीं। 9 सबसेक्शन 2 कहता है कि इन पे अभी लगेगा। मेन तो आपका चार्जिंग सेक्शन में जो कराना है वो 9 सबसेक्शन 3 कराना है। और वो क्या बोल रहे हैं बच्चे? जीएसटी ऑन आरसीएम। आरसीएम क्या होता था? जिसके अंदर सप्लायर चार्ज करेगा या रेसिपिएंट, और वो खुद ही जाके जमा कर देगा। आज हम लोग बहुत सारे केसेस देखेंगे कि जीएसटी के अंदर ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं, कौन से गुड्स है जिसके ऊपर आरसीएम है। जब हम मैकडोनल्ड से बर्गर खा रहे हैं उस पर आरसीएम है? नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट पेइंग द अमाउंट। कंप्लायंसेस आपके ऊपर थोड़ा, समझ रहे हो? तो हम आरसीएम देखेंगे 9 सबसेक्शन 3 ऑन गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी गुड्स है, मैं आपको स्पेसिफिक गुड्स बताऊंगा, सर्विसेज बताऊंगा जिस पर आरसीएम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। काउंसिल कौन सी होती है? जीएसटी काउंसिल होती है। आप जब थ्योरेटिकली पढ़ोगे बार बार नोटिफाई वो आता है कि नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ठीक है बच्चे? 9 सबसेक्शन 3 क्लियर है? एक सिर्फ ओवरव्यू जा रहा है, स्ट्रक्चर जा रहा है। 9 सबसेक्शन 4 एक और आ गया बेटा जिंदगी में, और ये भी किसके ऊपर है? और ये कहता है कि अगर एक अनरजिस्टर्ड, देखो जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड तो हो ही नहीं सकता ना। सरकार को प्रॉब्लम ये थी जो छोटी छोटी दुकानें हैं ये जो बेच रही है ये तो अनरजिस्टर्ड है, इनको तो क्योंकि इनका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं जा रहा, तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि चाहे ये अनरजिस्टर्ड है पर इनके पास अगर कोई ऑर्गेनाइज आ गया तो आरसीएम लगा दूंगा। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक छोटी सी दुकान है, रजिस्टर्ड नहीं है,
लेकिन उसके पास एक फर्म गया या कोई गया सर्विस लेने, तो उस पे भी आरसीएम लग सकता है। तो आप एक बार देखिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके अंदर हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ से 9 सबसेक्शन 4 ये बोलता है। और वो क्या बोलता है, कोई भी अनरजिस्टर्ड इंसान क्या चीज सप्लाई कर रहा है बच्चे, एंड लेट्स बी स्पेसिफिक, दैट इज, सरकार बताइए, जरूरी नहीं है हर चीज। छोटी सी दुकान चॉकलेट बेच रही है, आप बोलो नहीं सर वो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ने ले लिया तो आरसी में, ऐसा नहीं। नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, और किसको दे रहे हैं, नोटिफाइड रेसिप। हमें नहीं जानना कौन से नोटिफाइड गुड्स हैं, हमें नहीं जानना कौन से नोटिफाइड रेसिप, हमें ये जानना है कि आज के टाइम पे आरसीएम ऐसा भी आ रखा है जिसमें अनरजिस्टर्ड इंसान नोटिफाइड गुड्स टू नोटिफाइड रेसिपिएंट देगा तो आरसीएम लग सकता है। लग सकता है क्या है? लग जाए। क्लियर है बच्चे? इन लास्ट इज 9 सबसेक्शन 5, किसके ऊपर है बच्चे ये, ईसीयू। ईसीयू की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑपरेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, सर वो अमेज़न क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑपरेटर? इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स कॉमर्स। ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट अमेज़न वगैरह का एग्जांपल दिया है। वो सब लगते हैं उनके ऊपर कंप्लायंस। ई कॉमर्स, क्या बोला आपने, किसके ऊपर लगता है? सर फ्लिपकार्ट अमेज़न का एग्जांपल। हाँ, जैसे कि अर्बन क्लैप भी है, क्या आप हेयर कट करा सकते हैं अर्बन क्लैप पे? हाँ कुणाल जी, क्या हंस क्यों रहे हो आप? मैंने करवा ली थी। घर वाले अर्बन क्लैप से बुलाया था, क्या बोला था उसे, 100% आरसीएम लगा दो भैया। ठीक है, तो अर्बन क्लैप से आप बुला के हेयर कट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा हेयर कट कर सकते हैं। कुछ समझ ना आए तो सीधा बाल, ये बाला हेयर कट कर दो। तो मुद्दे की बात ये है, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे क्या ही बात करोगे सर, करूंगा ना बेटा, लेकिन आज ये बात नहीं करनी मैंने। मुद्दे की बात ये है, सेक्शन 9 के अंदर 5 सबसेक्शन है, 1 2 3 4 5, और सेक्शन 1 भी आपके सामने ये आ चुका है, 9 1 2 3 4 5। मुझे बताइए, क्लियर है? ओके यार, एक ना यहाँ पे एक चीज लिख देना, यहाँ पे मिसिंग है, नोट कर रहे हो ना बच्चे? जो रेट है ना, वो मैक्सिमम रेट 20% है। दिस इज सीजीएसटी 20%, समझ रहे हो? हाँ, 9 सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई हम जीएसटी लगाएंगे और मैक्सिमम कितने परसेंट तक लगा सकते हैं हम, 20। कहिए साथी, क्लियर है? अब वैसे एक दो बातें मेरे को लिखनी चाहिए क्योंकि अगला चैप्टर भी तुम्हारा आने वाला है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई? बहुत ही Within the states. जनरलाइज्ड बात है। अब आप स्पेसिफिकेशंस पे जाने वाले हैं, तो आप जरा लिखिए कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है। इसके ऊपर अपने में चैप्टर है बेटा एक, जो अगला हम स्टार्ट करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसमें यहां तक ये बात होगी कि अगर आप एक फ्लाइट में हैं और आप फ्लाइट में सब्सक्रिप्शन लेके नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स ने आपको सर्विस कहाँ प्रोवाइड करी? प्लेन। वेरी गुड। ये तो ऑब्वियस बात है, बाहर जाके तो देखोगे ही नहीं प्लेन के ऊपर, प्लेन के अंदर तो है आप। प्लेन की लोकेशन है ना, फरीदाबाद से आगे प्लेन जाते हैं, अब फरीदाबाद मत बोल दीजिएगा बस, जहां से प्लेन टेक ऑफ हुआ था। जहां से प्लेन टेक ऑफ हुआ था। और अगर आप वो सब्सक्रिप्शन 20 घंटे बाद देख रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो क्या प्लेन माना जाएगा? नहीं। मतलब मैं अभी उसके आंसर नहीं दे रहा भैया, देखने वाली बात हो गया। हो सकता है आपने जो बोला टेक ऑफ होगा, लैंड होगा, कोई ना कोई हो सकता है वही जगह ली जाएगी, वो देखेंगे। आप जैसे ट्रेन में जाते हैं और आपने देखा है कि ट्रेन में जैसे यहाँ से अगर अमृतसर जा रहे हो, तो खाने के लिए केटरिंग आईआरसीटीसी प्रोवाइड करता है। तो आपको जब उसने प्रोवाइड करा, तो आपके हिसाब से आप जब खा रहे हैं उस टाइम दिल्ली में हैं या दिल्ली क्रॉस कर चुके होंगे? क्रॉस कर चुके हैं। और हो सकता है आपने खाना शुरू करा था दिल्ली में,
मैडम कितनी बार उनसे और ब्रेड रोल और मांगोगे कि मांगते ही जा रहे हो? सर ऐसे बस क्रॉस ही होने वाले तब आ गया खाना। हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे सप्लाई मानी जाएगी कि हल्दीराम्स की अगर केटरिंग है उसने आपको कब बेचा? ऐसे ये सब बातें करनी पड़ेंगी। अब आपने मेट्रो पर ऐड देखी है, अब वो मेट्रो दिल्ली में भी जा रही है, गुड़गांव में भी जा रही है, तो जो उस पे जो ऐड चल रही है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर दिल्ली में कितनी? और भाई साहब रेलवे ट्रैक के किलोमीटर तक गिन लेंगे। हाँ सर, इस बेसिस पे चलेगा। तो आप भी मत सोचिए कि कितना स्पेसिफिक जाएगा, बहुत स्पेसिफिक जाएगा। मुद्दे की बात ये, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ओहो, रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं चाहिए मुझे। आप मैकडोनल्ड जा रहे हो, आपसे कोई पूछ रहा है कहाँ रहते हो? रेसिपिएंट की जरूरत नहीं होती। प्लेस ऑफ सप्लाई, सर्विस कहाँ दी गई है। इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लेट्स सपोज मैकडोनल्ड्स, एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? कालका जी सर, अब जा रहे हैं। इफ दे आर इन सेम स्टेट या सेम यूटी, it is called intrastate. ओके, अगला बताइएगा बच्चे। What do you mean by interstate supply? Are ये in different previous वाले चैप्टर में लिखा था वैसे। If location of LOS means location of supplier, शॉर्ट में लिखूं, and place of supply are in different states या different UT, it is interstate. Oh my God, कहिए साहब जी, कोई दिक्कत यहां तक? no sir. 9 सबसेक्शन 1 में मैं आपको जो बताना था मैंने बता दी। 9 सबसेक्शन 2 इतना ही है बेटे, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। अब मैं आपके साथ आ रहा हूँ 9 सबसेक्शन 3। 9 सबसेक्शन 3 में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से गुड्स के ऊपर आरसीएम है। कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में इसका एनालिसिस सप्लायर रेसिपिएंट कौन है, गुड्स क्या, वो नहीं आएगा। सिर्फ वो पूछेगा कौन से गुड्स है, 2 नंबर। सारा एनालिसिस 9 सबसेक्शन 3 के अंदर, सर्विसेज के अंदर है, गुड्स के अंदर कुछ नहीं। हाँ जी बच्चा। मैडम आप यूपी में रहते हैं और आपने डोमिनोज से ऑर्डर करा जो कि दिल्ली का है, तो उसका लोकेशन दिल्ली है, बट वो आपको सप्लाई कहाँ कर रहा है, उधर कर रहा है। ठीक है, तो सप्लाई, अब जैसे आप एक सीए है, वो ऑडिट करने गुड़गांव जा रहा है, तो वो सर्विस कहाँ दे रहा है? उसका ऑफिस तो नेहरू प्लेस में, पर वो सप्लाई कहाँ कर रहा है? ऐसी ट्रेनर्स है, ट्रेनर मान लो मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मेरे को बैंगलोर के अंदर कुछ ट्रेनिंग देना है, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो अगर अभी हम जाएं, ठीक है, लेट्स सपोज, कहाँ का बन रहा था आपका प्लान? नहीं, बेटे पोल के अंदर यस वाले भी नो पे तो नहीं आ जाओगे ना? अब मैं उसी कर रहा हूं। आप भी बोल रहे नो करोगे सारे तो खत्म। ऐसा बताओ सर, है कि प्लान नहीं है कर भाई, ये प्लान ही बन रहा था। ये 99% से खत्म। हाँ सर, वैसे आपने रिसर्च कर दिया, आपने 99% कर दिया। ठीक है ना? आज 13% भारी हो गया। नहीं, वो चीज तो है, बनेगा बनेगा, कंफर्म्ड जाएंगे, मैं आपको बता दूं। स्कूल चलेंगे लेकिन पर स्कूल में ना अच्छा इंफ्रा है वो बहुत। स्कूल ही चलो हम्म, तो भाई तो जाने क्लास भी तो है। स्कूल का ही बन रहा Sir, है। Alaknanda वाला न्यू ग्रीनफील्ड। नहीं, साकेत। हाँ
अलकनंदा वाला मेरे घर के साइड में है। हाँ। अगर उधर मेरा नहीं हुआ ना तो मैं अलकनंदा ही पता करूंगा। पहले जीएफएल Yes. साकेत पता कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे ना फुटबॉल भी है और हैंडबॉल भी है, क्रिकेट भी है, बास्केटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है, सब इंडोर और अच्छा है। अगर वो मुझे बोलेंगे संडे अवेलेबल है जो भी है तो मैं कर दूंगा। है तो सब खेलने वाले कौन है वैसे? अब जो भी है वहां जा रहे हैं, जिसको चलना होगा चल लेगा, बस इससे ज्यादा इफ एंड बट तो मेरे से भी नहीं लग सकते भाई, मैं भी थक गया भाई। ठीक है ना, मेरा भी हो चुका है। डे बता दूंगा, जो उधर पहुंच रहे होंगे पहुंच जाएंगे बस। हाँ ग्रुप में डाल देना हाँ बस। हाँ नहीं, अब जो हाँ जितने भी चल लेंगे 10 15 20 जो भी है। हाँ कम ही होंगे, काफी कम। फ्री सर, अब तो फ्री रखो। मैं आपको बताता हूँ 20-25 हजार रुपये हो सकता है बुकिंग के हो। ठीक है, फूड का भी हाँ उतना कर देंगे, तो फूड हम कर देंगे, वो कर देंगे, देख लेते हैं। हो सकता है पूरा फ्री हो जाए, या कितना बोलता है ना मुझे पता नहीं है। और दिल्ली दिल्ली के हाँ आपके लिए ज्यादा है नहीं 20-25 कर देंगे, 20-25 हजार कर देंगे। अगर उसने मुझे 10 हजार ऐसे, मुझे पता नहीं अमाउंट क्या बोलेगा, बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो चीज है। चलिए एनीवेज, कोशिश रहेगी मेरी फ्री करने की, डोंट वरी, क्योंकि मुझे पता है वो अमाउंट होगा तो आते ही नहीं होगा। कोशिश है मेरी पूरा फ्री करने की। ठीक है, एनीवेज, कौन से गुड्स के ऊपर जीएसटी है? कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, नॉट शेल्ड और पील्ड। आपको पता है काजू के ऊपर है हाँ, क्या होता है वो, शेल बोलते हैं शायद से उसको, तो वो हटाया जाता है, तो वो शेल्ड या पील्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ही आरसीएम लगेगा। सर सप्लायर कौन होगा मुझे नहीं जानना भाई। ठीक है, तो बेसिकली कैश्यू नट जो है शुड नॉट बी शेल्ड नॉट पील्ड। उसके बाद कौन से है बच्चे? बीडी रैपर लीव्स। सबसे ज्यादा आप सर। हाँ, तो जो बीड़ी होती है वो किस चीज से बनी होती है? पर रैपर एटलीस्ट मतलब कुछ तो होता होगा ना, तो उसकी लीव्स होती हैं। हाँ हाँ, आप चेक करो एक बार बैग में देखो लीव है कि नहीं। अच्छा चलो, बीड़ी रैपर नहीं होगा, टोबैको लीव चेक करो चलिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है बच्चे? टोबैको लीव्स। आपको सब बता दे, हर से डिटेल बता दे, अकाउंटिंग ऐसे नहीं कर रहा है। पूरे बीडी रैपर की लीव्स की अकाउंटिंग करिए। ठीक है ना, उसके बाद कौन सा है? रॉ कॉटन। और इसमें लिखा हुआ है रॉ कॉटन, बेटे मुझे नहीं जाना कॉटन के कितने फॉर्म्स होते हैं, आपको नाम याद होने चाहिए सारे। और वो क्या बोल रहे हैं? सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट टू द रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स व्हेन सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी और लोकल अथॉरिटी टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। मतलब सरकार बहुत तेज हो रही है, सरकार के लिए लॉटरी बेचूंगी तो मैं, पर उस पर जो जीएसटी अगर मैं आपको बेच रहा हूं, मैं सरकार हूं, तो आरसीएम रहेगा और आप ही कंप्लायंस करेंगे सारे का सारे। आरसीएम का मतलब तो पता है ना सबको, है ना, सारा का सारा कंप्लायंस रेसिपिएंट करता है। देन सिल्क यार्न व्हेन मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चरर, और किसको सप्लाई करे? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप व्हेन सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी या फिर लोकल अथॉरिटी। सर इसमें कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं लगाने हैं, पेपर में 2 नंबर का आ सकता है कि लिस्ट डाउन द नोटिफाइड गुड्स ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। मैक्सिमम 5 हो सकता है वो बोल दे, पर आपको सारे याद करके चलना। कई ये सब क्लियर है, सिर्फ याद करने की चीज है, कोई एनालिसिस नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाऊं? बाकी बच्चे नोटबुक नहीं लगा, 5 घंटा टेस्ट का नोटबुक नहीं लगा। Supplied by agriculturist
टीडीएस तो आज मुश्किल लग सकता है सर फाइल भेज रहा हूँ आपके वो ब्लर आ रहा है जब मुझे ना चीज यार। वो ना मैं दोबारा दिखा दूंगा, वो स्क्रीनशॉट या वो भेजना पड़ेगा। सर वो मेरे पास प्रिंट करना देख रहे प्रिंट करवा लिया। लेकिन मेरे को लगा बढ़िया ही भेजा होगा। पर वैसे ना खुद और मैंने टीडीएस के ना छोटे छोटे वो बना रखे बहुत सारी वीडियोस हर सेक्शन पे, मैं वो भेज दूंगा एक साथ कंटिन्यूस में बनी हुई है। ठीक है ना एक दिन डिलीट आपने टेस्ट दिया था? कब दोगे? परसों वीडियो भी आ जाएगी। सर मैंने किया आपने दिया? आज भेज दो अभी भेज रहा है अभी भेज आवाज दिए आवाज भेज रहे हैं एनबीसी की कॉपी दी थी? आप भी थी नहीं नहीं गाड़ियां नहीं है नहीं, मैं भेज दूंगा टीडीएस के ना सर्च करके एक साथ ही भेज दूंगा। सर जो ये फोटो फ्रेम में बच्चे गए हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे बच्चे थे ये, इनको बोला चलो, चल दिए थे बेटे। चलो मैं बार बार इधर जब जाता हूँ ना उनको ध्यान आ जाता है दूर। बहुत सारे बच्चे गए। सर हम जो जाने की हम तो मना करा नहीं और मुझे दूसरा हो सकता है लेकिन पहले ये वाला उसमें ना इकोनॉमिकल हो जाएगा। सर 30 बच्चे तो आ गए। नहीं होगा, नहीं तो हमको डालूंगा उससे भी नहीं जाएगा, समझ लो। सर हम तो जाने के तैयार थे तो जाने के लिए हमें बोलो पहले सिर्फ को बाकी सब देगा सामने जल्दी खास जल्दी जल्दी हो जाए। कर चल जाएगा आ जाएगा को लग रहा होगा कि अपने ही वैलेंटाइंस के चक्कर में निकल रहे थे और नाम लगा रहे होंगे, कहीं नहीं गए। हाँ कहती कल तो जाएगा ना। टेंशन हो गया चलिए आगे बढ़ जाऊं। थक गए होगे बेटे, इसके बाद मत लिखना, थोड़ा रेस्ट कर लेना। नहीं थके? आपने बोर्ड में यस डाला था, नो डाला था? समझ गया मैं। ओहो सर दिव्या जी। हाँ सर यूज के बाद क्या लिखा Seized and confiscated. सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स। है जी। जल्दी लिखो। सर ने वाईफाई रिचार्ज करवा लो अभी आया था, अभी लास्ट। सबको कैसे पता लग गया? अरे कनेक्ट हॉटस्पॉट से चल रहा है अभी। ओ भैया आगे बढ़ूं? ये मेरे को 1 घंटे में सारा खत्म कराने रहे, तुमने 11:30 फ्री होना है। अब एक काम करना, रजिस्टर बंद कर दवा दूंगा अभी। चलिए आइए, जो मेरे को खत्म कराना हो खत्म कराना है बेटे। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे? नोटिफाइड सर्विसेज। और अब बहुत सारी सर्विसेज आएंगी पेपर में, आप कह सकते हैं इसमें से 2 से 4 नंबर का आरसीएम ही इंपॉर्टेंट है। 9-1 में क्या ही पूछेगा वो, 9-2 में थ्योरेटिकल आ सकता है, बहुत ही मतलब वाली चीज है, इजियर हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी सर्विसेज है सर जिस पर आरसीएम। और अगर मैं आपको बोलूं कि सर कैटेगरी कैसे चलेगी, ध्यान रखना बच्चे, यहां पे मैंने क्या लिखा होगा कि सप्लायर कौन है, यहां पर क्या होगा रेसिपिएंट कौन है, और यहां पर उस सर्विस का नाम। अब आप मुझे सोच के बताइए, सप्लायर ऑर्गेनाइज्ड होगा या रेसिपिएंट ऑर्गेनाइज्ड होगा? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आरसीएम लग रहा है। जैसे मैंने आपको जब आरसीएम करा था बताया था कि एलआईसी एजेंट एलआईसी को सर्विस देता है, तो एजेंट तो कोई भी इंसान हो सकता है भाई, आप भी बन सकते हो एजेंट। क्या उसके बस की है कि वो जीएसटी चार्ज करे? ठीक है, तो इसलिए एलआईसी चार्ज करता है, वो पॉइंट आएगा आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सप्लायर का। इंडिविजुअल एडवोकेट
सर एडवोकेट तो काफी ऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं, या सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट। आप देखिए आपका CS CMA CA के भी फर्म्स भी हो सकते हैं, पर क्या तुम लोगों को सरकार ने छोड़ा? नहीं छोड़ा। तुम लोग तो क्लाइंट को बिलिंग करोगे, तुमको GST चार्ज करना है। पर बेटे जो फर्म ऑफ एडवोकेट्स है उस पर क्या है, उनको GST चार्ज नहीं करना, RCM लगेगा। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स, व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग इज टू अ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी समझिए कमर्शियल एक्टिविटी करने, लोकेटेड इन, भाई सर्विस इंडिया में तो होनी चाहिए ना, GST की बात तभी होगी ना। बिजनेस एंटिटी, एक बात बताओ, US में है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया ना। वो तो ये बिजनेस एंटिटी लोकेटेड कहां होनी चाहिए? विच इज इंडिया। यानी कि अगर एक एडवोकेट अगर एक बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जो कि इंडिया में है, तो RCM लग जाए। मुझे बताइए कोई दिक्कत? मेरा आपसे छोटा सा सवाल, कितने सारे लोग होते हैं सर उनका पर्सनल डिस्प्यूट भी होता है जिस वजह से एडवोकेट हायर करा जाए, क्या वो आ रहे थे? नहीं आ रहे। तो एक एडवोकेट ऑब्वियसली अगर सिविल प्रोसीडिंग होंगी, कॉर्पोरेट एडवोकेट्स हैं तो चलिए। सर, हाँ जी बच्चे। तो जैसा आपने बोला था अभी कि एडवोकेट और एडवोकेट फर्म तो बड़ी एजेंसीज होती है, तो वो तो रजिस्टर हो सकती है। मैम उनका तो थोड़ा इसका प्रेशर भी रीजनिंग है, क्या है? सरकार उनको फेवर कर रही है, आप कह सकते हो। एडवोकेट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, आप कह सकते हो। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ जी। ठीक है जी, बताइए क्लियर है फर्स्ट वाला। आइए सेकंड देखिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सो ये पहला सर्विस हो गया, ये सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस से लिखा हुआ जैसे मैं कराता था वो सीक्वेंस है, फिर उसके बाद एक बार देखेंगे तो सारा आ जाएगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है किसको बच्चे? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो भैया RCM है। सप्लायर का नाम क्या हो गया? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर्विस कौन सी है? एनी सर्विस, सर्विस। और रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज एनी पर्सन, और ये किस चीज की सर्विस दे रहा है बच्चे? स्पॉन्सरशिप कैसे होता है मतलब? अगर मतलब कि कहीं कॉन्सर्ट या कुछ हो रहा है तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या उसे पैसे देते हैं कि तुम कर लो। जैसे सपोज करो जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स, तो अगर हम ये बोले कि भाई विराट कोहली को अगर हम बोले कि आप ना इस बार, अभी मैच चल रहा है ना, इंडिया इंग्लैंड का चल रहा है ना, अभी अगला क्या चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है? चैंपियंस ट्रॉफी पता है कब आ रही है? मुझे नहीं पता कब आ रही है। 19 Feb। क्या है चैंपियंस? सारी सारी कंट्रीज होंगी, मेरे हिसाब से यही होगा। ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में बात कर लेते हैं कि विराट कोहली को अगर हम बोले कि आप ना अपने जर्सी के पीछे एड्यू जंक्शन लिखवा लो, रिलेटेबल लगे कौन सी थे? ऐसे साइड में तो हम बुलवा देंगे, बताओ किसको बोलना है। संजय भैया संजय को अगर हम बोले कि एड्यू जंक्शन की टी-शर्ट डाल ले तो डाल लेगा संजय? हाँ डाल लो। कोई चार्जेस लेगा या फ्री में डाल? फ्री में। फ्री में करेगा। लॉयल्टी संजय कितना अच्छा है देखो। वही तो। ठीक है, पर अगर संजय बोले नहीं मैं तो पैसे लूंगा, एक बार बताइए। बस मैं यहाँ काम नहीं करता तो पैसे लेता। अच्छा, अरे तू हमेशा जहाँ काम करता है दूसरी जगह पैसे जरूर कमाने की कोशिश कर रहा होगा। कर कहीं और होता तो इनसे कमा लेता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं यहाँ तो तुम्हारी है। अरे संजय भैया गाड़ी लेने वाले हैं। हम तो लेंगे, हम तो पैसे लेंगे सर सर। क्या करोगे? संजय भैया गाड़ी गाड़ी लेने वाले हैं ना संजय भैया? कौन सी ले रहे हो? होंडा से? हाँ, सेकेंड हैंड। कौन सी गाड़ी? i20, i10, कैटा, थार।
सर चलने लगेंगे बच्चे नहीं तो लोन लोन हो जाता हो। करेगा थार ले ले तू। अरे सर होने नहीं अरे सर आप छोड़ देंगे, आप कार में आओगे ऑलरेडी तो आना छोड़ देंगे। सर बोलते हैं कि यही काम कर रहा और यार पता चल रहा होगा साइकिल पे वो कार सर आपको ले लो ठीक है, है नहीं है ये कार गाड़ी में मत जाए। कौन सी फॉर्च्यूनर, अरे कार पर थार अच्छी लगती है वैसे मेरे को। थार तो सही है, उसको थार बहुत सही है। सर तो सबको पता है कि कोई नहीं सर उसका टोयोटा पे यहाँ पे टैक्स इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा लगा रही है, उस गाड़ी में शहर हुई उसका रुकवाया नहीं बिना के कार को देना, उससे बढ़िया कार है सर। मुझे थार मेरे को ज्यादा मतलब ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर अच्छी गाड़ी है लेकिन थार की फील अलग है। हाँ तो वो पैसों में मिला रहे ना नहीं नहीं, मैं गाड़ी की अपीयरेंस अगर बोलूं तो थार देख के अच्छा लगता है। सर अच्छा उस तरह के बहुत अच्छा लगता सर फॉर्च्यूनर को प्राइस में पता नहीं, मैं ध्यान कभी इतना फॉर्च्यूनर बढ़िया बढ़िया कार में हाँ हाँ प्राइस में टाटा की कार उठा लो सर, इसी लेवल में बीट कर देंगे उसको, इसी में भी सर सेफ्टी हो अंदर का कुछ इंटीरियर हो सब में। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो भी अच्छी गाड़ी है सर, महिंद्रा की कोई गाड़ी है सबसे खतरनाक एक कार है उसको वही चलती है वही स्कॉर्पियो किसकी है? महिंद्रा की। महिंद्रा की थार भी महिंद्रा की है। महिंद्रा की इसलिए तो उसकी सेल्स ऊपर है सर, चौथे नंबर पे आता है शायद इंडिया में इन दो गाड़ी में बनते गाड़ी को पूरा बदलना व्यापारी ले लो ठीक है, एनीवेज स्पॉन्सरशिप होता है बच्चे कि सपोज करो कि हमने विराट कोहली को बोला, विराट कोहली ने बोला 1 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है। तो एक क्या मैं कह सकता हूं, विराट कोहली ने अगर एड्यू जंक्शन को सर्विस प्रोवाइड करी तो विराट कोहली जीएसटी चार्ज करेगा या आरसीएम लग जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस होता है कि भाई मैं आपका ब्रांड प्रमोट कर रहा हूं तो मैं आपको स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, और इनफैक्ट आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं शायद से, और जैसे अभी हम उधर गए थे देशबंधु कॉलेज, ठीक है, उसमें हमने उनको पैसे दिए थे स्टॉल लगाने के लिए, हमने उनको पैसे दिए थे, ठीक है। तो लेट्स सपोज 1 लाख रुपए दिए, तो किसने सर्विस प्रोवाइड करी हमें? अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो वो लोग मुझे ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना मैं ही सर्विस प्रोवाइड मैं ही पैसे दे रहा हूं, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो दे आर प्रोवाइडेड मी व्हाट सर्विस, स्पॉन्सरशिप दैट विल अलाउ यू कि आप अपने ब्रांड को लगा सकते हैं, ठीक है। इट विल इम्प्रूव दी ब्रांड विजिबिलिटी एंड एवरीथिंग। कॉलेज में जा रहे हो तो उसके लिए पैसे, एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये डिपेंड करता है, अब अगर देशबंधु कॉलेज में विराट कोहली बोले मुझे आना है तो देशबंधु बोलेगा विल अलाउ यू टू इम्प्रूव योर ब्रांड क्वालिटी। विराट कोहली बोले इतने पैसे लूंगा मैं आऊंगा। जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो उनकी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं या वो बुलाते हैं, तो उस चीज का तो डिपेंड करता है ना भाई, धंधा तू धंधा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है हर जगह सेम कॉन्सेप्ट लगता, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये, इतनी लंबी बात क्या करनी। स्पॉन्सरशिप सर्विस है, किसको प्रोवाइड करी गई है, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म। क्यों लिखा हुआ बेटे, नाम याद रखने हैं बस आप, ठीक है। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो क्या लग जाएगा बच्चे, आरसी। कहिए साहब जी कोई दिक्कत? सरकार बहुत तेज है बेटे, सरकार कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर कोई भी सर्विस दे, किसको, बिजनेस एंटिटी, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर सामने वाला भी अनऑर्गेनाइज है तो मैं आरसीएम तो नहीं लगा सकता ना। तो इसलिए आप देख रहे हैं बार बार रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन, तो आरसीएम लग जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ सर्विसेज पर आरसीएम नहीं लगे। किस पे नहीं लग रहा बच्चे? रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट जो पॉइंट आ गया, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेलवेज, यानी कि जो रेलवेज भी प्रोवाइड करेगा उस पर आरसीएम नहीं। एक बार इसको लिख लेना एक बार,
सर मतलब यहाँ पे मतलब हाँ, मतलब गवर्नमेंट या कोई उसका कोई ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट सेक्टर दे रहा है फर्म को या एंटिटी को सर्विस, और फिर सर्विस जो जिसको दे रहा है मतलब फर्म और एंटिटी वही आज कंप्लाइंस वही करेगी। हाँ, Government अगर एक बार को- मैं ऑर्गेनाइज बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर को दे रही है तो क्या हो रहा है बच्चे, आरसीएम हो। तो सर यहाँ पे लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को बाहर कराए, यानी कि इवन इफ यू आर ऑर्गेनाइज और अगर मैं आपको स्पीड पोस्ट दे रहा हूं तो उस पर आरसीएम नहीं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगे। स्पीड पोस्ट हो गया, ठीक है, पार्सल बोर्ड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ठीक है, तो अगर ये चीज है तो इस पर आरसीएम नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं है, हाँ जी, ऑर्गेनाइज नहीं गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज, फिर भी वो उधर कंप्लाइंस देने वाली है। हाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एंगल से ही देख रही है ना कि हमारा बर्डन हम कैसे कम कर सके। सर मतलब वो पूरे के लिए है ना कि प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, हम्म, साइड में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड टू हाँ, एनी पर्सन। मतलब ये स्पीड पोस्ट और ये, इसके बारे में एक बार अभी जब रीड कराऊंगा तो अभी लिख लेना इसको, अभी वो फ्लो से नहीं बैठेगा। बट हाँ, मतलब जिसको मैं सप्लाई करा वो अदर देन वो होना चाहिए, अरे वैसे रेसिपिएंट भी जो है। हाँ, वैसे वेसल शिप्स, मैं तो इसमें ऐसा कुछ लिखवा नहीं, भेज ही दूंगा। अच्छा, एक चीज समझना, आपको लगेगा कि सरकार तो कितनी अच्छी है, ये चीजों पे सरकार ने खुद जिम्मेवारी ली है, ऐसा ही है ना। सरकार ने ना, तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रेंटिंग प्रोवाइड करती है टू अ बिजनेस एंटिटी, आरसीएम या फॉरवर्ड चार्ज, है ना। सरकार को प्रॉब्लम ये थी कि यहां सिर्फ बिजनेस एंटिटी क्यों आ रहा है, मैं तो चाहता हूं मैं किसी को भी किराए पे दूं उस पर आरसीएम डाल दूं मैं। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट है अभी फोर्थ फिफ्थ वाला। अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर कौन सी सर्विस देते हैं टू एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, आप समझिए, मेरे को आपको छोटा सा लॉजिक ये देना है। ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा था, सरकार कह रही थी नहीं यार, एक काम कर, रेंटिंग को पहले तो बाहर निकाल और फिर उसका स्कोप बढ़ा दे कि अगर मैं किसी को भी किराए पे दूं तो आरसीएम। तो मैंने ऊपर से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैं फॉरवर्ड चार्ज पे आना चाहता हूं, मैंने इससे निकाला क्योंकि मैं स्कोप बढ़ाना चाहता हूं, रादर देन बिजनेस एंटिटी की जगह मैंने एनी पर्सन रजिस्टर्ड डाला। वो कंक्लूडिंग आप ये कह सकते हैं कि रेंटिंग ऊपर के हिसाब से तो हट गया टेक्निकली अभी, जिसपे नहीं है, पर जब आप अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो ले दे के आरसीएम ही तो है रेंटिंग पे। रजिस्टर्ड को बाहर करा मतलब एग्जैक्टली exactly. कहिए साहब जी, क्लियर है। अगला पॉइंट अच्छा है बच्चे, बहुत छोटे नोट्स लिखे हुए हैं पर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं, तो अभी रीड भी करवाऊंगा आपको चीजों को। आपके हिसाब से एक डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है या इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, एग्जैक्ट। तो एक डायरेक्टर जब सर्विस देता है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ये बोला गया है कि अगर ये एम्प्लॉय है तो क्या मुझे जीएसटी की बात करनी चाहिए। इफ डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय एंड ही इज प्रोवाइडेड सर्विस, क्या ये शेड्यूल 3 से बाहर नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आप समझिए, ये जो डायरेक्टर है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करता है, ठीक है, या फिर ये क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट में भी एम्प्लॉय लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाना, ठीक है, इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इसलिए अभी साथ साथ नोट मत करो ना, मैं तो बोला ही नहीं आपको नोट करने को। कोई बात नहीं, वो अभी अब जब बोलता जाऊंगा तो अपने आप ठीक कर दूंगा ना उसको, मुझे खुद नहीं बता।
क्या लिखा हुआ है वो चीज है, क्या एकदम होगा तो वो तो स्क्रीनिंग हो जाएगी ना अभी 2 मिनट में। अगर तो ये एम्प्लॉई है, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ, नहीं है, सर ये इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉय गलत लिखा हुआ है वो। एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ, वो बेसिकली, और यहाँ पे ये वर्ड नहीं आना चाहिए, आप ये कह सकते हैं ही इज नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है जी। डायरेक्टर आ रहा है, सिटिंग फीस लेता है, प्रोफेशनल सर्विस लेता है, 15 कंपनियों में जाता हूँ, एम्प्लॉय थोड़ा हूं मैं वहां का। तो क्या डायरेक्टर ने सर्विस प्रोवाइड करी? करी। क्या डायरेक्टर जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस पर आरसीएम। ठीक है। तो कह रहे आउटसाइड द स्कोप मतलब शेड्यूल 3 एप्लीकेबल, नॉट नॉट एप्लीकेबल। शेड्यूल 3 तब लगता है जब आप एम्प्लॉय हो आप। दूसरी बात, जीएसटी क्या लगेगा? लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। और किस बेसिस पर लगेगा? RCM। और आज हो सकता है मैं सेक्शन करें, अब आप सोचिए टीडीएस भी चल रहा है आपका साथ साथ, कंपनी आपको पेमेंट करेगी, और आपको मैंने 194J थोड़ा सा करा दिया था प्रोफेशनल के ऊपर, 194J में टीडीएस भी कटता है। तो आपका रेफरेंस वहां भी हो सकता है, आप सीधा कंपनी से दो, भाई तू डायरेक्टर को पैसे देता है, कौन से सेक्शन में टीडीएस काटता है? अगर वो एम्प्लॉय है ना तो 192 में कटता है, आज हम एम्प्लॉय वाला करेंगे। और अगर प्रोफेशनल है तो कौन से में कटता है? 194J में। तो 194J में कट रहा है, तो इसका मतलब काहे का एम्प्लॉय भाई? ये तो प्रोफेशनल है भाई। आपको एक बार मैं बोल देता हूँ, देखो कल को जब तुम नौकरी करोगे ना, तो तुमको पैसा मिलेगा, टीडीएस कटेगा, कौन से सेक्शन है? 192 में। आपने अभी तक करा नहीं है, आज करोगे। और अगर आप प्रोफेशनल, आपका अपना प्रैक्टिस है और आपको कोई पेमेंट कर रहा है, तो दैट्स नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दैट्स प्रोफेशनल सर्विस 194J। तो अगर तो टीडीएस 194J में कट रहा है तो कंफर्म बात है ना आप एम्प्लॉय नहीं हो। तो इसका मतलब जीएसटी लगेगा और आरसीएम पे लगेगा। क्लियर है? सवाल ये है सर, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो? सर कंप्लाइंस यहाँ पे जो आपने डायरेक्टर पे जो जीएसटी लग रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे वो आरसीएम पे लग रहा है, तो यहाँ पे कंप्लाइंस तो कंपनी कर रही है, हाँ जी, सर्विस भी डायरेक्टर दे रहा है। कंपनी कंप्लायंस का। तो ये बोल सकता है, हाँ ठीक है। अब आगे समझिए, आप एम्प्लॉई, और मैं कह रहा हूं 80% तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, 20% अदर हो। अदर आप समझ चुके हो, इस अदर पे क्या जीएसटी लगेगा? लगेगा सर। अदर का मतलब क्या हो गया? प्रोफेशनल हो गया ना। कौन से सेक्शन में टीडीएस कटेगा? एंड ऑब्वियसली नॉट ऑन इन शेड्यूल 3 बिकॉज यू आर नॉट एन एम्प्लॉय। बट इफ यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा? एंड जीएसटी इज नॉट लेवेबल बिकॉज इट इज नॉट लेवेबल ऑन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड। कोई दिक्कत? सर ये एम्प्लॉय वाला समझा दो। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। 80% एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, और ये कैसे हो मैडम मैं सकता है? नौकरी करता हूँ एक जगह पे, एंड जो भी मुझे पैसा मिल रहा है 80% मिल रहा है, और एज कंसल्टेंट भी जाता हूँ जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है। ऐसा कई लोग होते सेम हैं, कंपनी? मतलब इन द कैपेसिटी ऑफ कंसल्टेंट भी जा रहा हूँ मैं, और इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय भी। मैं मंडे टू फ्राइडे आऊंगा सेम एज कंपनी में एम्प्लॉय। जा रहे हैं सर? एक ही हो सकता है, एक ही कम, हाँ एक ही कंपनी में। ओ, ओके। हो सकता है मंडे टू फ्राइडे में एज एम्प्लॉय आ रहा हूँ, सैटरडे संडे में कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। समझ रहे हो? कहिए साहब जी। ऑल क्लियर टिल हेयर? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ही डाल दूं, मान लो तुम जब डायरेक्टर बनोगे, तुमको क्या लग रहा है, तुम एम्प्लॉय होगे या नहीं होगे? एम्प्लॉय होगे भाई। एंड लेट मी टेल यू, इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ पे आप डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हो, कहाँ पे नहीं होगे, मैं भी यार डिफाइन नहीं कर सकता। बट जनरली अगर आपको बोलूं, जैसे बिग फोर की ही बात कर दूं, डायरेक्टर बन जाते हैं भाई। आप जब ज्वाइन करोगे, आप असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे, एएम। 2-3 साल बाद आप बनते हो मैनेजर, फिर उसके बाद बनते हो सीनियर मैनेजर, फिर अगली पोस्ट ही डायरेक्टर। सो बाय द टाइम यू रीच 40, अब डायरेक्टर बन जाए। इंडिपेंडेंट छोड़ो अभी, वो ठीक है, वो थ्योरेटिकल, वो सब वैलिड है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, आपकी नौकरी में जो होने वाला है तुम्हारे साथ। आज हम लोग के कितने सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब क्या बन चुके हैं?
डायरेक्टर बन चुके, समझ रहे हो? आपको क्या लगेगा डायरेक्टर का कितने का पैकेज होता हो? बड़ा ही होगा इसका जैसे हम्म? 50 लाख हाँ 40 to 50, समझ लो। जब डायरेक्टर बन जाते हो तो आपका 40 लाख रुपए तक का सर ये मतलब एससी पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, आरसीएम टैक्स लगेगा और बाकी 20% पर एफ लगेगा, फॉरवर्ड चार्जेस ऐसा है। नहीं, फॉरवर्ड चार्ज तो है ही नहीं बच्चे। आरसीएम का मतलब पता है ना आपको, जिसमें, ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जीएसटी लगता ही नहीं है। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी लगेगा और आरसीएम पे लगेगा, जीएसटी लगेगा तो आरसीएम होगा, नहीं है तो है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आप समझिए, जब कल को तुम डायरेक्टर्स बनोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम एम्प्लॉय होगे मालिक बन जाओगे? एम्प्लॉय ही रहे। तो आपकी कंपनी आपको पैसा दे रही, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिकॉज यू आर अर्निंग दैट 40 lakhs इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट लेवल पे उनको कुछ कंसल्टेशंस प्रोवाइड करने लग गए, उस पे जीएसटी लगेगा। और किस पे लगेगा? आरसीएम बेसिस। क्लियर है बच्चे? आखिरी लाइन क्या बोल रहे हैं? जीएसटी इज पेबल बाय कंपनी ऑन आरसीएम ऑन द प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द, वही है ना, समराइज में एक ही लाइन में वो चीज। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? वेरी 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 गुड। सर, इंश्योरेंस एजेंट, आप में से कितने बच्चों ने एलआईसी करा रखी? हमने करवा रखी। नहीं करा रखी हाँ, नहीं करवानी कभी बोल दिया अब नियम बन नहीं था। आपने एलआईसी करा रखी तो कितने, मतलब एक पॉलिसी है और भी करा रखी? पूरी फैमिली की एक ही पॉलिसी? अच्छा, एक एक सबने ले रखी है ना? और एक बहुत एक ही बहुत है सर नंबर देंगे लिख दो सर ऐसा करो। आजकल डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट के नाम पे नहीं अच्छा, पर वैसे आपके हिसाब से जरूरत है? नहीं, मुझे पता है आप नहीं कराओगे, मतलब पोल का रिजल्ट देख के समझ आ गया मुझे। ठीक है, तो मैं गलत जगह ही पिच कर रहा हूँ एलआईसी का। आप कौन सा एकदम वो मुझे पता था, ये जरूर बोलूंगा। यार मैं बोलूं यही बता। ठीक है, सो बेसिकली जो इंश्योरेंस एजेंट होता है उसने तो सर्विस प्रोवाइड करी है ना बच्चे, किसको? पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस। और एलआईसी एजेंट ना जनरली यही होता है, हालांकि बहुत बड़े बड़े एलआईसी एजेंट्स भी होते हैं, कंपनीज भी होती है, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस, अभी हम जनरली क्या समझते हैं, जो एलआईसी एजेंट है वो तो छोटा इंसान है और एलआईसी बड़ा है। तो आप मुझे बताइए, इट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आरसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज? आरसीएम। खत्म हो गई जी बात। अगला क्या लिखा है बच्चे? सप्लायर कौन है? रिकवरी एजेंट। recovery agent. बेटे बैंक लोन देते हैं और अगर लोन का पैसा वापस ना करो, रिकवरी एजेंट होते हैं। ठीक है ना? और ये जनरली बैंक्स के पास भी होते हैं, पर अनसिक्योर्ड लोन में तो रिकवरी एजेंट वाले जो हैं वो तो हॉकी लेकर आते हैं बेटे। समझ रहे हो? ऐसा होता है, मतलब ऐसा मत सोचना कि मैंने देखा हुआ प्रैक्टिकली या नहीं। नहीं, पर मैं किसी को जानता हूँ, मतलब एरिया में, मतलब मेरे वो जो फ्रेंड है ना, मैंने बताया था ना, उसका ना भी डेली कॉल आता था कि बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, मतलब हर हफ्ते फोन आता है कि प्लान बना लेते हैं। वो तो मैंने ना 50,000 रुपये लेने हैं। साल हो गया, मैंने मैसेज डाल दिया कि कब करेगा भाई। 4 हफ्ते हो गए बेटे, कोई कॉल नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा बच्चे। तो उसने ना उधर से भी ले रखा था अनसिक्योर्ड लोन।
तो बताता था कि एकदम वो मतलब ना एकदम ऐसे हो जाते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, हॉकी लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। ठीक है, तो रिकवरी एजेंट क्या होता है? बैंक ने आपको लोन दिया, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके घर पे बैंक नहीं आएगा, बल्कि रिकवरी एजेंट आएगा। और आप मुझे बताइए, रिकवरी एजेंट ने अगर रिकवरी करा ली तो रिकवरी एजेंट बैंक को तो भाई मैं तुम्हें सर्विस ही तो दी है, मैंने तो कलेक्शन कराई तुम्हारी। तो रिकवरी एजेंट ने किसको सर्विस दी है? फाइनेंशियल एनबीएफसी लोकेटेड इन। बेटे ये रिकवरी एजेंट कहाँ से इतना ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा? कोई दिक्कत? म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, अगर ये सर्विस प्रोवाइड करें टू अ म्यूजिक कंपनी और अ प्रोड्यूसर हु इज लोकेटेड इन, जैसे आपके पास कोई गाना है, ठीक है, आप सोच रहे हो यार ऑब्वियसली आपके पास तो प्लेटफॉर्म नहीं है ना, जैसे टी सीरीज है, अगर टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर डाले तो व्यूज तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना 50 लाख, और अगर वो अच्छा हुआ तो रेप्लिकेट हो जाएगा। बट अगर चाहे वो गाना अच्छा और आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है तो वो पॉपुलर होने के चांस बहुत कम है। तो बेसिकली एक म्यूजिक कंपोजर या आर्टिस्ट अगर अप्रोच करता है, ठीक है, और वो कहता है म्यूजिक कंपनी को मैं एक गाना लिख के दे रहा हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है अगर गाना अच्छा होता है तो म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये गाना हमारे को दे दे भाई। तो इसने इसको क्या प्रोवाइड करी है? मैं आपको अपना गाना दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए इसके लिए इसको पैसे मिलेंगे? ठीक है, ऑब्वियसली स्टार्ट करोगे तो कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है, इसने इसको सर्विस प्रोवाइड करी है तो जीएसटी तो लगेगा, पर किस बेसिस पे लगेगा? आरसीएम बेसिस। कहिए साहब, क्लियर है? आप सभी बच्चों ने बागबान मूवी देखी? वही गलती करी है घर वालों के साथ देख ली क्या? ठीक है, बागबान में बच्चे जैसे आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन को देख वो अपने टाइम से काफी अहेड थी, वो आज की बात कर रही थी, पहले कर रही थी, उस टाइम तो कोई देख ही नहीं रहा था क्योंकि वो ऐसा था ही, वो भी अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। पर आजकल नहीं होता ऐसा, वो आपके बारे में होता है, इससे बनाई थी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बताइए, आप सभी बच्चों ने बागबान वैसे सबने देखी? नहीं देखी? तो बागबान में यही होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, समझ रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो ना? नहीं मैं तो, हाँ मतलब इनाया और रुद्रांश भी मेरी रिस्पेक्ट कर तो रहे नहीं रहे थे उस एंगल से करो, और मैं चाहता भी नहीं छोड़ना, समझ रहे? तो वो चीज है, मैं डरा भी नहीं पाऊंगा आप खुद ही डरे हुए हैं। नहीं मतलब ऐसे ही है। जो पिला वो फेंक के मारा। नहीं वो ऐसे ही करता है वैसे, मतलब ऐसा मतलब, नहीं रुद्रांश को भी नहीं डरा, पर रुद्रांश की पिटाई कर देता हूँ मैं। मेरे को फिर कहाँ से गा रहा हूँ? फिर वो कहता है पापा को मारो, सबको बोल के आदत है मारो, फिर क्या होता है? किसी की इतनी हिम्मत कहाँ है? हाँ बाहर का पहले देख सकते हैं, दिखाओ इसे सिर्फ लाइव दिखाओ गाय कैसे बनती है अच्छी बोलो। चलिए एनीवेज, तो बेसिकली जो ऑथर होता है, तो ऑथर ने मतलब उसमें क्या था, बागबान में अमिताभ बच्चन जी ने एक बुक लिखी और वो अननोइंगली एक इंसान ने पब्लिश कर दी और वो बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। तो पब्लिशर वो होता है जो उसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत लंबी चेन होती है उसके अंदर, क्या जाने। पब्लिशर मतलब आपकी किताब मेरे पास आई है और मैं पब्लिश करके कौन कौन सी दुकानों में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कैसे करूंगा, मेरे ऊपर। आपसे और मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं पब्लिश कर दी और एक तरीके से ना प्रिंट जैसे, उस बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्शन में जाना, तो अगर बिक रही है तो मैं आपको पैसे दूंगा, समझ रहे हो? अब वो कितनी बिक रही है कौन सी दुकान में भाई, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा, पर उसके अंदर थोड़ा ना जाना है। पब्लिशर, ऑथर ने पब्लिशर को सर्विस दी, पब्लिशर ने उसके बदले इसको पैसा दिया होगा, इतनी बढ़िया बुक बनाई आपने। आप मुझे बताइए फॉरवर्ड चार्ज या आरसी? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये है, लेकिन आगे लिखा हुआ है ऑथर हैज द ऑप्शन टू पे
टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज। ऑथर बोले ना भाई ना, हम तो बड़े इंसान हैं, हम चार्ज कर लेंगे। तो आप कर लीजिए, यानी कि अभी तक किसी केस में ऑप्शन नहीं था, बट इन दिस केस यू हैव द ऑप्शन कि आप चाहें तो फॉरवर्ड चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस है। आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी और आपको उसमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दैट ऑप्शन वंस टेकन कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ यू हैव टेकन द ऑप्शन। ऑब्वियसली यू शुड बी रजिस्टर्ड एंड यू हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन कि भाई मैं एडमिट करता हूं कि मैं फॉरवर्ड चार्ज चलाऊंगा और अब मैं इसको विड्रॉ नहीं करूंगा अप टू हाउ मच पीरियड, 1 year। दूसरी बात, मेक दिस डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय द, भाई साहब एकदम प्रोमिनेंटली इनवॉइस पे लिखो कि हालांकि मैं ऑथर हूं, ऑल्दो आरसीएम इज एप्लीकेबल जनरली, बट आई हैव मेड अ डिक्लेरेशन दैट आई वुड अप्लाई फॉरवर्ड चार्ज। आपको देना पड़ेगा। सर ये फॉरवर्ड चार्ज दिखाया ना लेकिन आपने हाँ जी, वो एफसीएम है। ओके, कहिए बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं? अगला क्या होगा भाई? सप्लायर कौन है, नाम बोलिए ना। ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी बोला जाता है। एक ही बात है, नाम तुम्हें याद रखने को क्या है, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। और ये ओवरसीइंग कमिटी किसने बनाई है? आरबीआई ने। तो आरबीआई ने एक कमिटी बनाई, ठीक है, और क्या बोल रहा हूं मैं, उसके मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। और इन्होंने सर्विस किसको प्रोवाइड करी है? ऐसा मत सोचिए सर आरबीआई के ही है उन्होंने, बेटे आरबीआई के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं फर्दर, और आरबीआई उनसे सर्विसेज लेता है। मैंने ही बनाया उन्हें, मैंने उनको पर्पस दे रखा है